आपके अपने YouTube चैनल डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपना जो टॉपिक है वो रहेगा सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। सौर मंडल को सौर परिवार के नाम से भी जाना जाता है। सौर यानी कि सूर्य और उसका परिवार। तो सूर्य और उसके परिवार के अंतर्गत सूर्य है, उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह है, बोन्य ग्रह है, 183 उपग्रह, शुद्ध ग्रह, इन सभी को सम्मिलित रूप से सौर मंडल या सौर परिवार के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल की अगर उत्पत्ति की बात करें तो सौर मंडल की उत्पत्ति जितने भी अपनी आकाश गंगा में या ब्रह्मांड के अंदर अरबों खरबों की मात्रा में सौर मंडल है, तो उनकी उत्पत्ति है वो किससे होती है? उनकी उत्पत्ति होती है नीहारिका से। नीहारिका या नेबुला, यह सौर मंडल की उत्पत्ति का मुख्य कारक है। नीहारिका या नेबुला क्या होती है कि एक ऐसा विशाल बादल जो धूल कणों, गैसों और जलवाष्प से मिलकर बनता है, नीहारिका या नेबुला कहलाता है। अपना जो सौर मंडल है उसकी उत्पत्ति सौर नीहारिका से हुई है। सौर नीहारिका से अपने सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है। सौर नीहारिका अपने उत्पत्ति यानी कि इसका जनक है वो अपने सौर मंडल के अंतर्गत एक तारा जो कि सूर्य है और 8 ग्रह है, 183 उपग्रह है, हजारों की मात्रा में शुद्ध ग्रह, उल्काएं, वो सब भी विद्यमान या मौजूद है। अपने इनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले अपने बात करेंगे सूर्य की। सूर्य जो एक तारा है और अपने सौर मंडल का मुखिया है, क्योंकि अपना जो सौर मंडल बना था सौर नीहारिका से, उस सौर नीहारिका के केंद्रीय भाग का जो मुख्य पदार्थ था, मुख्य द्रव्य था, उससे सूर्य बना और उसके चारों ओर के जो वलय थे उनसे 8 ग्रह बने। इन 8 ग्रहों की अगर बात करें तो ये सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं और इन सभी के अपने अपने उपग्रह यानी सैटेलाइट है, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट या प्राकृतिक उपग्रह। बुध के कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति अपने सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, और सर्वाधिक जो उपग्रह है वो बृहस्पति के हैं 67। सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के हैं और वर्तमान में जो नई खोज हुई है उसके अनुसार 12 नए इसके उपग्रहों को खोजा गया है। तो यह संख्या जब इसके साथ जुड़ जाएगी तो ये हो जाएंगे 79। शनि इसके बाद में आता है, इसके 62 यानी 62 उपग्रह है। फिर अरुण का नंबर आता है जिसके 27 उपग्रह है और वरुण के 14 है।
इसके अलावा पहले 2006 से पहले प्लूटो को भी ग्रह के नाम से जाना जाता था, जिसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। उसके 5 उपग्रह है। इसके अलावा सेरोन है, चेरस है, यूबी 313 है, इनके भी अपने उपग्रह है। तो इन सभी को अगर सम्मिलित करेंगे तो ये कुल 183 उपग्रह बन जाएंगे। अब अपने बात करते हैं सूर्य की। सूर्य है वो एक तो सौर परिवार का मुखिया है, यानी जितना भी सौर मंडल है वो सूर्य के कारण ही संचालित होता है। ये जितने भी ग्रह है, उपग्रह है, ये सूर्य के साथ साथ ही गतिमान है। यानी कि सूर्य है वो सौर परिवार का मुखिया है, और सूर्य है वो पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, सूर्य है वो स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य है वो भी चक्कर लगा रहा है। और सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है? आकाश गंगा का। आकाश गंगा, अपनी आकाश गंगा है, उसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। आकाश गंगा को मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो सूर्य है वो अपनी आकाश गंगा जो मिल्की वे है, दुग्ध मेखला है जो सर्पिलाकार रूप में है, उसके एक कोने के अंदर ये मान लो आकाश गंगा है, इसके एक कोने के अंदर ये केंद्रीय भाग है इसका, जिसे अपने क्रोड कह सकते हैं, केंद्रीय भाग। तो यहां दूर एक कोने के अंदर है। सूर्य है वो आकाश गंगा के केंद्रीय भाग के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह केंद्रीय भाग से सूर्य की जो दूरी है वो लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है एक कोने के अंदर। कई किताबों में यह दूरी 25 की जगह 30,000 प्रकाश वर्ष भी मानी गई है। 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। प्रकाश वर्ष यानी दूरी मापने की इकाई है, यानी कि सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। और सूर्य का प्रकाश एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो एक साल में कितनी हो जाएगी, यह अपने आप में बहुत ज्यादा दूरी बनती है। फिर यह इसका एक चक्कर पूरा लगा रहा है, यानी केंद्रीय भाग से 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और यह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाने की जो गति है वो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी बहुत ज्यादा तेज गति से सूर्य है वो आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और इसकी गति है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 250 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। और जितने भी ये ग्रह उपग्रह है ये इसके साथ उतनी ही तेजी से आगे की ओर गतिमान है। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गति करता हुआ यह जब इसका एक चक्कर पूरा करता है तो एक चक्कर पूरा करने में इसे 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। 25 करोड़ वर्ष, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। इतनी तेज गति से चक्कर लगा रहा है, फिर भी इसे 25 करोड़ वर्ष का समय लग जाएगा जब यह आकाश गंगा के केंद्रीय भाग के चारों ओर की अपनी एक परिक्रमा पूरी करेगा। इतना टाइम है वो इसको लग जाएगा। अब अगर आगे बात करें तो सूर्य है वो, सूर्य एक गैसीय पिंड है और आग का गोला है, यानी कि लगातार इसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और वह ऊर्जा चारों ओर वितरित हो रही है। प्रकाश के रूप में, उष्मा के रूप में, ऊर्जा के रूप में है वो अन्य पिंडों की ओर विस्थापित हो रही है। और जिसके कारण ही अन्य जो ग्रह है, उपग्रह है, उनके ऊपर जो दिन रात बनने का जो समय वगैरह होता है, जो दिखाई देता है, वो इसी के कारण है। सूर्य है वो एक गैसीय पिंड है। सूर्य के अंदर
71% मात्रा है वो हाइड्रोजन की है, लगभग 27.5% मात्रा है वो हीलियम की है। 71% हाइड्रोजन, 27.5% हीलियम, यानी दो मुख्य गैसें हैं वो बड़ी मात्रा में है। इसके बाद में जो भाग बचता है लगभग 2.5%, उसके अंतर्गत लोह तत्व है, कार्बन है, ये नियोन वगैरह है, ये अन्य मात्रा में तत्व है वो सूर्य पर पाए जाते हैं। यानी मुख्य रूप से यहां पर है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। जब भी कोई तारा बनता है तो जब तारा प्रथम अवस्था में होता है उस टाइम में उस पर अधिक से अधिक मात्रा में, यानी लगभग 90+ की बात करें तो वो हाइड्रोजन की मात्रा होती है। कोई भी तारा जो कि एक दीप्तिमान आकाशीय पिंड होता है जिसका अपना प्रकाश होता है और उसके प्रकाश से ही सौर मंडल है, वहां पर जो दिन रात का बनना या ऊर्जा वगैरह उनको जो प्राप्त होती है तो वो उसी आग के गोले या गैस या पिंड या दीप्तिमान पिंड से ही होती है। यानी तारा क्या होता है? ऐसा आकाशीय पिंड जिसका अपना प्रकाश है, जिसकी अपनी ऊर्जा है, जो दीप्तिमान है, वो तारा कहलाता है। तो प्रथम अवस्था में इसमें बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन की मात्रा होती है 90+ में। अब इसमें क्या होता है कि ऊर्जा उत्पन्न होने के साइंस में हम पढ़ते हैं दो माध्यम होते हैं, या तो नाभिकीय विखंडन या फिर नाभिकीय संलयन की क्रिया। तो यहाँ पर जो तारे हैं उनमें ऊर्जा का मुख्य जो माध्यम है वो है नाभिकीय संलयन, यानी कि नाभिकों का जुड़ना। इसमें हाइड्रोजन के 4 नाभिक जुड़कर हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं और इसी क्रिया के द्वारा यहां पर बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। पिछली वीडियो में हमने बात भी की थी जिसमें हेसबेथ ने बताया था कि 10 की पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं और उस टाइम में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि हाइड्रोजन के 4 नाभिक है वो लगातार हीलियम में बढ़ते जाएंगे तो हाइड्रोजन की मात्रा कम होती जाएगी और हीलियम की मात्रा बढ़ती जाएगी। अब अगर सूर्य की उत्पत्ति की बात करें तो सूर्य की उत्पत्ति है वो लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुई थी। सूर्य को बने हुए या इसकी उत्पत्ति का समय है वो लगभग 5 अरब वर्ष हो चुका है और आगे भविष्य में ऊर्जा देते रहने का जो समय है वो है 10 अरब वर्ष। यानी 10 अरब वर्ष बाद में जो अपने को सूर्य से आज ऊर्जा मिल रही है, जो तापमान मिल रहा है, जो वहां से रेडिएशन आ रहा है वो बंद हो जाएगा। तो सूर्य है वो अभी युवावस्था में है, 5 अरब वर्ष का समय गुजरा है। तो 5 अरब वर्ष पहले हाइड्रोजन यहाँ बड़ी मात्रा में था, लेकिन 5 अरब वर्ष समय बीत चुका है तो हीलियम की मात्रा लगभग 27.5% हो चुकी है। जब 10 अरब वर्ष और गुजरेंगे तो उस टाइम में हाइड्रोजन बहुत कम, नगण्य, न के बराबर हो जाएगी और हीलियम की मात्रा है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पर हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होने का माध्यम है वो समाप्त हो जाएगा और अपना तारा है वो ब्लैक होल में बदल जाएगा, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब अपने बात करेंगे ग्रहों के बारे में। यानी कि हमने अभी बात की थी कि अपने सौर मंडल में एक तारा है जो सूर्य है और 8 ग्रह हैं जिनके बारे में आपको बताया जा चुका है। ग्रहों की अगर तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो ग्रहों को बड़े रूप में 2 भागों में बांटा जाता है। एक पार्थिव ग्रह और दूसरे हैं जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह जो पृथ्वी के समान बने हुए हैं
और जोवियन यानी जो बृहस्पति के समान है। पार्थिव ग्रह जो पृथ्वी के समान है, उनमें अगर बात करें भाई कौन कौन से ग्रह शामिल है, तो उसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन 4 ग्रहों को शामिल किया जाता है। इन 4 के बाद में क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं और क्षुद्र ग्रहों के बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह हैं। पार्थिव ग्रहों की अगर संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर ढांचे की बात करें, तो पार्थिव ग्रह है वो चट्टानी ग्रह है, जबकि जोवियन ग्रह है वो गैसीय ग्रह है। पार्थिव ग्रह चट्टानी है क्योंकि ये चारों सूर्य के नजदीक थे। सूर्य के नजदीक होने के कारण करोड़ों वर्ष पहले सूर्य से जो सौर ज्वालाएं यानी कि तेज आंधी रूपी पवनें आई, उनके कारण इनके ऊपर का जो वायुमंडल था, जो प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन हीलियम की मात्रा ज्यादा थी, वो आगे की ओर विस्थापित हो गया और ये जल्दी ठंडे हो गए, जिसके कारण ये चट्टानी है। और जो जोवियन ग्रह है जो बृहस्पति के समान है, ये सारे गैसीय अवस्था के अंदर है क्योंकि सूर्य का तापमान, सूर्य का प्रकाश से वो काफी दूरी पर मौजूद थे। दूसरी अगर तुलना की बात करें इनके उपग्रहों की, तो इनके उपग्रहों की जो संख्या है वो कम है, केवल है वो 3 है। क्यों? क्योंकि बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह केवल एकमात्र है, वो है चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह है, तो इनकी संख्या, उपग्रहों की संख्या कम है, केवल 3 है, जबकि इनके उपग्रहों की संख्या है वो ज्यादा है। तो हमने कुल बात की थी उपग्रहों की, उनमें तो कुल मात्रा कितनी थी? 183 थी, लेकिन बृहस्पति के 67, शनि के 62, 27 और 14 अगर इनको जोड़ेंगे तो इनकी संख्या बढ़ेगी 170, यानी कुल कितने हुए? 173। जबकि हमने पहले बात की थी कि टोटल उपग्रह कितने हैं? 183। तो उसमें हमने प्लूटो को, चेरोन को, यूबी 313 को इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि वो बोने ग्रह है, लेकिन उपग्रह उनके भी है, तो वो बाकी के 10 उपग्रह है वो उनके हैं। फिर अगर बात करें तो दूरी की, तो पार्थिव ग्रह है वो सूर्य के नजदीक है। पार्थिव ग्रह सूर्य के नजदीक है, जबकि जोवियन ग्रह है वो सूर्य से दूर स्थित है। पार्थिव ग्रह है यहां पर अगर जल की बात करें तो वो गैसीय या द्रव रूप में पाया जाता है, जबकि यहां पर ठोस रूप में पाया जाता है। अगर एक और तुलना की बात करें तो वो आ जाएगा आकार। पार्थिव ग्रहों के अगर आकार की बात करें तो इनका आकार छोटा है और जोवियन ग्रहों का आकार है वो बड़ा है। यानी कि सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है तो एक निश्चित दूरी तक ग्रहों का आकार छोटा है, उसके बाद में दूरी बढ़ती है, उसके बाद में फिर घटती है। जैसे कि अगर बात करें अपने सूर्य से, जैसे जैसे कि दूरी बढ़ती जाती है, बुध है, फिर शुक्र है वो इससे बड़ा है, फिर पृथ्वी है वो इससे बड़ा है, लेकिन मंगल एक अपवाद है, मंगल पृथ्वी से छोटा है। बाद में शुद्र ग्रह आ जाते हैं, फिर बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, उससे छोटा फिर प्लूटो है, फिर सेरस है, चेरोन है, यूबी 313 है। हो सकता है उससे आगे भी कोई और बोना ग्रह है वो मिल जाए, लेकिन अभी अपने को पता है जितने ग्रहों का उसमें 8 मुख्य ग्रह है। तुलना के रूप में अगर इसको और बढ़िया बनाना है तो एक टॉपिक अपने यहां पर तुलना का जोड़ देंगे, तो जिसमें आ जाएगा, यहां पर लिख दिया तुलना या अंतर। तो ये हो गया इनका, ये हो गए ग्रह, यानी पार्थिव ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, जबकि जोवियन में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। फिर अगर संरचना की बात करें तो संरचना के अंतर्गत
पार्थिव ग्रह चट्टानी है, जबकि जोवियन ग्रह गैसीय अवस्था में है। उपग्रहों की बात करें तो पार्थिव ग्रहों के उपग्रहों की संख्या कम है, केवल कितनी है? 3, क्योंकि ये जल्दी ही शीतल यानी ठंडे हो गए, जिनके कारण इनके उपग्रहों की संख्या कम बढ़ी। जबकि जोवियन ग्रहों को ये लंबा टाइम लगा, क्योंकि ये सूर्य से दूर थे, तो इनके उपग्रहों की संख्या है वो ज्यादा है। फिर दूरी की बात करें तो पार्थिव ग्रह है वो सूर्य के नजदीक है, जबकि जोवियन ग्रह है वो सूर्य से दूर स्थित है। फिर आकार की बात करें तो आकार के अंतर्गत पार्थिव ग्रहों का आकार छोटा है, जबकि जोवियन ग्रहों का आकार बड़ा है। आज के लिए केवल अपने इतना ही करेंगे, अगले टॉपिक के अंदर अगले दिन फिर मिलेंगे।